नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत में रेवड़ी कल्चर की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गारंटियों से पीछे हटने पर आज कर्नाटक की अपनी सरकार को डांट दिया। यह भी कहा कि वायदे वही करो जो निभा सको। बीजेपी ने मौका लपक लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, उसकी हर गारंटी एक धोखा है। दूसरी खबर महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना यूबीटी सांसद के बोल बवाल बन गए हैं। सावंत ने बीजेपी से शिंदे शिवसेना में गई शायना एनसी के लिए आपत्तिजनक शब्द कह दिए। जो शब्द कहा वो पहले भी कई नेता बोल चुके हैं। इस पर राजनीति कहां तक जाएगी ये देखना होगा, लेकिन सावंत को अपने बयान का कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद हम यूपी उपचुनाव की बात करेंगे, जहां पर बात बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे से भी आगे जा रही है। अब जुबानी जंग में लंकेश, रावण और दुर्योधन की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरने के लिए द्वापर और त्रेतायुग तार जोड़ दिए। वहीं एसपी को जाति के पीडीए फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम आपको एक भावुक शोक सभा दिखाएंगे। कल पूरा देश जब दिवाली मना रहा था, तब छत्तीसगढ़ के एक घने जंगल में 15 हाथी अपने 3 साथियों के लिए शोक मना रहे थे। इन 3 हाथियों की करंट से मौत हो गई थी। जहां उन्हें दफनाया गया था, वहीं पर ये सारे हाथी आंसू बहा रहे थे। जनहित में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से बड़ी खबर है। आतंकवादियों ने फिर से वहां पर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों की फायरिंग में 2 बाहरी मजदूर जख्मी हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले के बाद से सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके में आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं। और जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त संवाददाता आसिफ कुरैशी मौजूद हैं। आसिफ, क्या स्थिति है दोनों मजदूरों की? चित्रा, देखिए, दोनों ही मजदूरों की हालत स्थिर है। एक की टांग में गोली लगी है, दूसरे के हाथ में गोली लगी है। यूपी निवासी ये दोनों मजदूर जो थे, जल जीवन मिशन के एक प्रोजेक्ट पे सुखनाग नाला, जो कि बड़गाम के मागाम इलाके में मौजूद है, वहां पे काम कर रहे थे और देर शाम इनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि चोट ज्यादा नहीं लगी है। लेकिन मैं बता दूं कि पिछले 10 दिनों में ये प्रवासी मजदूरों पे होने वाला तीसरा हमला है। इससे पहले सोनमर्ग के गगनगीर में टनल प्रोजेक्ट पे हमला हुआ था और फिर उसके बाद अगले ही दिन तकरीबन 24 तारीख को जो है त्राल में एक हमला हुआ था, जिसमें एक प्रवासी बिल्कुल लगातार इस तरह के हमले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए सुरक्षा बलों की भी पूरी कोशिश है। इस बाबत जैसे और जानकारी मिलेगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए, रेवड़ी किसके गले अटकी? जी हां, एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारनी चाहिए। मतलब आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। किसी अच्छे टैक्स एडवाइजर से मिले तो वो भी आपको बता देगा कि सैलरी का कितना पार्ट किन चीजों पर खर्च होना चाहिए, इनकम का कितना परसेंटेज लोन होना चाहिए और आपकी ईएमआई कितनी हो कि आप बिना एक्स्ट्रा लोड लिए उसे चुका भी पाएं। लेकिन भारतीय राजनीति में आजकल चारवाक ऋषि के अनुयायी तेजी से बढ़ रहे हैं। चारवाक ऋषि ने कहा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अर्थात जब तक जीवन है तब तक सुख से जीना चाहिए। अगर घी पीने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लेकर पीना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जितना कर्ज आप ले रहे हैं उसे आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे चुका पाएंगी। चारवाक ऋषि के सूक्त वाक्य को ही मॉडर्न युग में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है, जिसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। लेकिन यह कर्ज अगर खुद के जीते जी गले तक आ जाए तब तो स्टॉप का बटन दबाना ही पड़ता है। आज रेवड़ी कल्चर के सारे पहलुओं पर आएंगे, लेकिन पहले बताते हैं आज जनहित में इस विषय पर बात करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों को देश के साथ बड़ा विश्वासघात बताया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को उन्हीं की कांग्रेस पार्टी और उसकी 5 गारंटियों के खिलाफ तोप का गोला बनाकर दाग दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटक में अपनी सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सबके सामने लताड़ दिया। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराने वाली शक्ति गारंटी योजना को बंद करने के संकेत दिए थे। यह मुफ्त बस यात्रा कांग्रेस की उन 5 गारंटियों में से एक है जो उसने चुनाव में दी थी। खड़गे इस पर भड़क उठे, बोले, हम महाराष्ट्र झारखंड में गारंटियों के ढोल पीट रहे हैं और आप हैं कि इन्हें बंद करने की सोच रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जो गारंटी दी है उसे पूरी करो और अब वही गारंटी दिया करो जिन्हें पूरी कर सको।
ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್ಗಳು, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. डीके शिव कुमार एक हद से ज्यादा बहस नहीं कर सके, लेकिन आप देखें कि कर्नाटक सरकार के मन में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की गारंटी को रिव्यू करने का विचार आया कहां से। कांग्रेस ने कर्नाटका में 5 चुनावी गारंटी दी थी। शक्ति गारंटी योजना, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा थी। अन्न भाग्य योजना, जिसमें हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल था। गृह लक्ष्मी योजना, यानी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए। गृह ज्योति योजना, यानी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। और युवा निधि योजना, यानी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमाधारी को 1500 रुपए। पांचों गारंटियों का बजट जोड़ें तो कर्नाटका में हर परिवार को सालाना 1 लाख रुपए का मुफ्त लाभ कांग्रेस सरकार दे रही है। लेकिन अब कर्नाटका सरकार पैसों की तंगी से जूझ रही है। राज्य की कुल देनदारियां 5,98,000 करोड़ रुपए हैं। राजकोषीय घाटा 83,000 करोड़ रुपए है। आर्थिक विशेषज्ञ खतरे की घंटी बजा चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने कर्नाटका सरकार को इस साल जुलाई में ही अलर्ट कर दिया था कि गारंटी योजनाओं पर 60,000 करोड़ से 65,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। गारंटियों के लिए इतना बड़ा बजट लगातार जुटा पाना आसान नहीं है। 5 गारंटियों से दूसरे विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बजट का यह हाल तब है जब सिद्धारमैया को सरकारी नौकरियों में रिक्त पद भरने का वादा भी अभी पूरा करना है। हालांकि डीके शिव कुमार ने बड़े स्मार्ट तरीके से अपना प्लान बढ़ाया था, लेकिन यह नहीं बताया कि माली हालत खराब है। यह कहा कि महिलाएं सक्षम है, खुद पेमेंट करना चाहती हैं। कर्नाटक में विपक्ष इसे कैसे देख रहा है, अब जरा वो भी सुनिए। खरगे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? राजनीति में सारे पक्ष एक दूसरे पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगाते हैं। फैक्ट देखेंगे तो मुफ्त स्कीम्स के सिर्फ नाम बदलते हैं, इनमें मूल तत्व एक जैसा मिलेगा कि मनचाहे मुफ्त दो और वोट ले लो। राजनीति में रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करने वाला कोई एक राज्य या फिर एक ही पार्टी नहीं है। यह रेस सालों पहले शुरू हो चुकी थी। 90 के दशक में तमिलनाडु की पार्टियों ने मुफ्त साड़ी, कंबल, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर के वादे किए थे। 2006 में तमिलनाडु में डीएमके ने मुफ्त कलर टीवी का वादा किया था। कहा था टीवी से महिलाओं में साक्षरता बढ़ेगी। 2011 में एआईएडीएमके ने मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन और लैपटॉप जैसे वादे किए। और बीते एक दशक में जो दिल्ली में हुआ उसका तोड़ कोई भी पार्टी नहीं निकाल पाई, बल्कि धीरे धीरे उसी ट्रैक पर वो आती चली गई। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त टैबलेट, मुफ्त लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, इसके अलावा लाडली लक्ष्मी, लाडकी बहना जैसी योजनाओं के नाम पर सीधे कैश ट्रांसफर अलग अलग राज्यों के। इन सारे उपहारों से राज्यों पर बोझ कैसे बढ़ता हुआ चला गया, अब जरा वो जानिए। पंजाब सरकार पर मुफ्त बिजली के नाम पर सालाना 20,200 करोड़ रुपए का बोझ है। दिल्ली छोटा राज्य है, यहां मुफ्त बिजली वाला बोझ 3,500 करोड़ का है। हिमाचल सरकार पर ओपीएस के कारण 1,000 करोड़ का सालाना बोझ है। कैश ट्रांसफर की बात करें तो लाडली बहनों के नाम पर मध्य प्रदेश सालाना 14,520 करोड़ रुपए का, तो वहीं महाराष्ट्र लाडकी बहना योजना पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इस वक्त उठा रहा है। आपको 2 आंकड़े और दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लोक लुभावन योजनाओं के नाम पर घी पिलाकर 2 छोटे राज्य किस तेजी से कर्ज में दब रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर 2022 में 75,541 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2014 में बढ़कर 94,992 करोड़ रुपए हो गया।
पंजाब पर साल 2022 में 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 3,51,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। आप देखें कि हर राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। रेवड़ी सबको प्यारी है, बस नाम और अमाउंट अलग हैं। हालांकि रेवड़ी के रिजल्ट गारंटेड नहीं है। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस अपनी गारंटियों से जीत गई, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसकी गारंटियां नहीं चल पाई। हरियाणा में भी कांग्रेस की गारंटियां उसे सत्ता नहीं दिला पाई। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अपना नजरिया स्पष्ट कर चुका है। दोनों बताएंगे, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी का 2 साल पहले का एक बयान सुनाते हैं आपको। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल 2022 में चुनाव आयोग ने सियासी दलों को मुफ्त के वायदे करने से रोके जाने की मांग पर सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनाव आयोग ने कहा था, मुफ्त उपहार देना एक नीतिगत निर्णय था, हम रोकेंगे तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। मुफ्त उपहारों की जरूरत और अर्थव्यवस्था पर असर समझाना वोटर का कर्तव्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी अक्टूबर में फ्रीबीज पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को फिर नोटिस देकर जवाब मांगा है। अपने कई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। हमें लगता है वोटर भी सम्मान से कमाना चाहेंगे। चुनावी वायदों की आड़ में राजकोषीय जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मुफ्तखोरी ऐसी स्थिति ना पैदा कर दे कि राज्य बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पाए। करदाताओं के पैसे से मुफ्त सुविधा देना राज्य को दिवालियेपन की तरफ धकेल सकता है। तो चुनावी गारंटियों, मुफ्त स्कीम्स, फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर, ऐसे जो भी नाम दें, सारे पक्ष आपने देख लिए। नई बात यह भी है कि खरगे साहब ने महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी को कहा है कि उतनी ही गारंटियां दे जिसके लिए पॉकेट इजाजत करे। वैसे सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व है, कब कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। तो इस हिसाब से कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की गारंटियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, वो भी ऐसे वक्त जब महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव सिर पर हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को कैसे घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है, कांग्रेस पार्टी को कठिन तरीके से यह एहसास हो रहा है कि झूठे वायदे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। प्रचार अभियान में वो लोगों से ऐसे वायदे करते हैं जिसके बारे में उन्हें भी पता है कि कभी वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य, हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना पर नजर डालें, वहां विकास की गति और राजकोषीय स्थिति बद से बदतर हो रही है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, कांग्रेस की तथाकथित गारंटी अधूरी रह गई है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ घोर विश्वासघात है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वायदों के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि मौजूदा योजनाएं भी कमजोर की जा रही हैं। कर्नाटका में कांग्रेस विकास कार्यों की बजाय अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है, और इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान वायदे के मुताबिक कर्ज माफी का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। बहुत लंबा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज किया गया। उन्होंने आगे लिखा, देश को झूठे वायदों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। हमने देखा कैसे हरियाणा ने उनके झूठ को नकार दिया और एक स्थिर कार्रवाई से प्रेरित सरकार को ही वहां की जनता ने प्राथमिकता दी है। पूरे भारत में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेशुमार लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, वही पुराना तरीका नहीं चाहते। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरा, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया के जरिए ही पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा है, झूठ, छलकपट, लूट और प्रचार आपकी सरकार की पहचान है। खड़गे ने हर साल 2 करोड़ नौकरी के वायदे को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। महंगाई और अच्छे दिन के नारे को लेकर भी खड़गे ने सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी जनता के साथ एक क्रूर मजाक है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे, उस पर पलटवार किया है और सवाल पूछा है, विकसित भारत का क्या हुआ। और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। रेवड़ी कहने वाले प्रधानमंत्री अपने अमीर दोस्तों को रबड़ी बांटते हैं, अपने दोस्त के लिए मोनोपोली बनाते हैं, उसको एयरपोर्ट से पोर्ट तक सारे दे देते हैं, सेबी की चीफ को नहीं हटाते भ्रष्ट आरोप आने के बावजूद, क्योंकि दोस्त पर आंच आ जाएगी। रबड़ी बांटते हैं अपने दोस्तों को, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ करते हैं, लेकिन गरीब किसान का, मजदूर का, स्टूडेंट का, मध्यम वर्ग का एक पैसा माफ नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर कांग्रेस की जनहित और जन कल्याणी योजनाओं से दिक्कत है तो वो दिक्कत रहे, आपत्ति रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपक्षी पार्टियों के पास भी सवाल कम नहीं है कि केंद्र या बीजेपी की सरकारें जो मुफ्त बांटती हैं वो उसे भी रेवड़ी क्यों ना माना जाए। बीजेपी कहती है कि रेवड़ी और सब्सिडी में अंतर होता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले 5 साल तक 11.80 लाख करोड़ दे रही है। इसी तरह किसान सम्मान निधि में सालाना 60,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। वहीं उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार सालाना 12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत भी ये कह चुकी है कि सरकार को रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजनाओं में अंतर करना होगा। और रेवड़ी कल्चर की इस खबर का दयन हम श्रीलंका की तस्वीरों से करना चाहेंगे। कभी कभी इतिहास में झांकते रहना चाहिए, उससे वर्तमान संभलता है और भविष्य सुधरता है। जुलाई 2022 की बात है जब श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था और हजारों लोगों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका में न पेट्रोल था, न बिजली थी, और तो और परीक्षाएं तक कैंसिल करनी पड़ गई थी क्योंकि सरकार के पास पेन की स्याही खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। ये लोगों को खुश करके उनके वोट लेने के लिए कर्ज का घी पीते जाने का परिणाम था। ऐसी ही अफरा तफरी वेनेजुएला में भी हुई थी। ये तो बात हो गई फ्रीबीज की। आगे बढ़ते हैं चुनावी खबरों की ओर और आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। हमारे यहां पर कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे शिवसेना की उम्मीदवार शायना एनसी के लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया कि नारी का मान अपमान फिर से मुद्दा बन गया है। देखिए। ये पलटवार है शायना एनसी का। मुंबा देवी सीट से महायुति की उम्मीदवार है। मान्यता है कि मुंबा देवी समंदर के सैलाब से माया नगरी की रक्षा करती है। लेकिन इसी सीट की महिला उम्मीदवार पर विपक्षी नेता ने गंदा प्रहार किया है। इंसाफ की उम्मीद में शायना एनसी पुलिस थाने पहुंच गई। उनके साथ महिलाओं का कारवां भी वहां पहुंचा। विवादित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और माफी की मांग पर अड़ गई। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये आइटमाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को लेके सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है या नहीं? और उनके बगल में वो अमीन पटेल एमएलए खड़े हैं और वो हंस रहे हैं। जिस अरविंद सावंत से शायना एनसी माफी की मांग कर रही है वो मुंबई दक्षिण से शिवसेना यूबीटी के खासदार यानी सांसद हैं। इन्हीं की लोकसभा सीट में विधानसभा सीट पड़ती है मुंबा देवी। मुंबा देवी में उद्धव की मशाल जलाते जलाते सावंत शब्दों की मर्यादा को ही आग लगा बैठे। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल चलता है, ओरिजिनल है हमारा। अरविंद सावंत के इस बयान के बाद महायुति ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायना एनसी अरविंद सावंत को पुराने दिनों की याद दिला रही हैं, तो अरविंद सावंत भी माफी की बजाय सफाई पर अड़ गए हैं। 2014 और 2019 में प्रचार कर रहे थे, तब मैं लाडकी बहन थी और उन्होंने हमारा फायदा उठाया उनके प्रचार के लिए। आज वो बोलते हैं कि हम हैं इम्पोर्टेड। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है। पहली बात, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड नहीं चलेगा। इसमें क्या गलत है बताओ? दरअसल शायना एनसी बीजेपी की नेता रही हैं और अब शिवसेना की उम्मीदवार हैं। एक सीट पर कांटे की लड़ाई और इसी जंग को जीतने के लिए नेताजी विवादित बयानों से भी परहेज नहीं कर रहे। इससे पहले झारखंड में कांग्रेस नेता इमरान अंसारी ने सीता सोरेन पर विवादित टिप्पणी की थी और अब महाराष्ट्र में माननीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से चूक नहीं रहे। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। इसका यह मतलब भी नहीं है कि सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी दोस्त हो जाता है। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर एनसीपी के नवाब मलिक का मुकाबला कभी दोस्त रहे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी से है,
लेकिन मैदान में उतरते ही नवाब मलिक ने आजमी पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर चुनावी मुकाबले में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ ही नवाब मलिक ने सीधे अबू आजमी की छवि पर सियासी हमला करते हुए आजमी के चुनावी दफ्तर को नशेड़ियों का अड्डा बता दिया है। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इसमें कुछ युवक नशा करते दिखाई दिए। मलिक ने इसे मानखुर्द शिवाजी नगर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर का बताया है। नवाब मलिक ने लिखा है कि अपने बच्चों को समाजवादी पार्टी से दूर रखें। समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना नशे का अड्डा। समाजवादी पार्टी का कार्यालय ड्रग का अड्डा बना हुआ है, तो सबूत के तौर पे हमने ट्विटर पर, एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया है। पूरी तरह से नौजवान बच्चे नशे की लत की जद में हैं। 2 मिनट 22 सेकेंड के इस वीडियो में देख सकते हैं कि जिस जगह पर युवक नशा कर रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मानखुर्द शिवाजी नगर से पार्टी के उम्मीदवार अबू आजमी की तस्वीर भी लगी हुई है। मलिक के वीडियो को लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी 3 बार जीतकर हैट्रिक जमा चुके हैं। जाहिर है पहले तो इस सीट पर मलिक की सरप्राइज एंट्री और अब अबू आजमी पर सीधा प्रहार। दोनों के बीच मुकाबला लगता है दिलचस्प हो चला है। महाराष्ट्र की सियासत से लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बटेंगे कटेंगे वाले नारे को विस्तार देते हुए बंटने वालों की परिभाषा भी बता दी है। सीएम योगी ने कहा है कि बांटने का काम त्रेता और द्वापर युग से चला आ रहा है। हिंदू वोटरों को लामबंद करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पार्टियों और नेताओं को दुर्योधन और रावण बता दिया है जो जाति, क्षेत्र और भाषा की राजनीति करते हैं। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। योगी आदित्यनाथ ने डीएनए के बहाने सिर्फ कलयुग से द्वापर और त्रेता युग के तार ही नहीं जोड़े, बल्कि इशारों इशारों में विपक्ष की सरकारों को दानवों और असुरों का राज भी बता दिया। जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था। लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को उपचुनाव से पहले बीजेपी की हार की हताशा बता रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी को ही समाज को बांटने वाला और पिछड़े वर्ग को दुश्मन बताया है। ये डीएनए अपना चेक करा लें, रावण और दुर्योधन का डीएनए योगी जी में ही मिलेगा। अगर बहुजन उनके साथ रहेगा तब तो कटेगा, और उनसे अलग रहेगा तो बच जाएगा। जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ताकत को कम किया है, संख्या को कम किया है, मनोबल को तोड़ा है, अहंकार को तोड़ा है। तब से भारतीय जनता पार्टी, उनकी भाषा बदल गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे दिया है, जिसे यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे की काट बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की। अक्सर आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मर्दों से कमाई और महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस बात को सही सही नहीं बताते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि ना तो वो कमाई सही बता रहे हैं और ना ही अपनी उम्र। पहली तस्वीर 2019 विधानसभा चुनाव का हलफनामा, दूसरी तस्वीर 2024 चुनाव में दिया गया शपथ पत्र। यही 2 हलफनामे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ा सरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि दोनों दस्तावेजों में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र अलग अलग बताई है।
2019 के चुनावी हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, लेकिन 5 साल बाद बहरेट विधानसभा सीट से दाखिल पर्चे में हेमंत सोरेन की उम्र 47 साल की बजाय 49 साल हो गई। अब बीजेपी पूछ रही है कि हेमंत की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ गई। हेमंत सोरेन जी किस पाठशाला में 5 साल में उसकी उम्र शायद 2 वर्ष अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। मैं चुनाव आयोग को इस संज्ञान में देना चाहता हूँ। हलफनामे में दी गई जानकारी पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी जेएमएम का कहना है कि जो भी जानकारी दी गई वो बिल्कुल सही है। कि हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई। हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। लेकिन सिर्फ हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर अपने शपथ पत्र में संपत्ति की गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया है। ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? 5 वर्ष में आपकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। दूसरी बात कि इन्होंने जो प्रॉपर्टीज 2004 और 6 के बीच में खरीदी थी, उनका जिक्र इन्होंने 2014 और 19 के एफिडेविट में नहीं किया। अचानक 2024 में इनकी नींद खुली और इन्होंने इसका जिक्र कर दिया। तो क्या शपथ पत्र पे झूठी जानकारी देना एक अपराध नहीं? जेएमएम और उसकी दोनों सहयोगी अपने नेता का बचाव कर रही हैं, लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन के चुनावी पर्चे में अलग अलग उम्र के मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। आगे बढ़ते हुए अब सिलेंडर ब्लास्ट की खबर, आप चौंकिएगा नहीं, ये वैसे वाले ब्लास्ट की खबर नहीं है। कल दिवाली पर लोग देर रात तक पटाखे फोड़कर सोए और आज सुबह ये महंगाई का एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आप भी देखिए कि दाम कितने बढ़े। दिवाली की रात खुशियों के बम फूटे, सुबह हुई तो महंगाई का धमाका हो गया। दिवाली के ठीक अगले दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया। हालांकि दिवाली के अगले दिन महंगाई बढ़ना इत्तेफाक है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव होता है। पिछले 4 महीने का हाल देखिए। 1 जुलाई को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1646 रुपए थी। 1 अगस्त को 6.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई और कीमत 1652 रुपए 50 पैसे हो गई। 1 सितंबर को 39 रुपए की बढ़ोतरी के साथ कीमत 1691 रुपए 50 पैसे हो गई। 1 अक्टूबर को 48 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दाम 1740 रुपए हो गया और अब यानी 1 अक्टूबर को 62 रुपए महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1802 रुपए तक पहुंच गई। आप इसे दिवाली के बाद फोड़ा गया महंगाई बम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। और अगर 4 महीने का हिसाब लगाया जाए तो 1 जुलाई को दिल्ली में मिलने वाला 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1642 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए तक पहुंच गया है, यानी 4 महीने में 160 रुपए की बढ़ोतरी। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर इस महंगाई बम का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अलग अलग शहरों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम जरूर बदल गए हैं। दिल्ली में अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1802 रुपए है तो कोलकाता में इसकी कीमत अब 1850 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसी तरह मुंबई में 62 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडर 1692 रुपए 50 पैसे पर मिल रहा है और चेन्नई में 19 किलो वाला सिलेंडर 1903 रुपए पहुंच गया है। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि लोग हमारी कितनी सुनते हैं अभी दिवाली पर देखेगा, पता चल जाएगा। वाकई पता चल गया। दिल्ली वालों ने कल रात पटाखे फोड़कर राजधानी का AQI फिर से ऊपर पहुंचा दिया है। ये उस दिल्ली की तस्वीर है जो दीपावली की शाम रोशनी से जगमगा रही थी। दीपावली को जिस दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 था, वो दिवाली खत्म होने के बाद एक बार फिर 350 से पार चला गया, क्योंकि पटाखों पर पाबंदी फेल साबित हुई और दिल्ली वालों ने जमकर आतिशबाजी की। पटाखों के ऊपर पाबंदी के बावजूद दिल्ली के आसपास और दिल्ली में भी लोगों ने जम के पटाखे फोड़े, जिसका असर जो है दिल्ली की आबोहवा पे कल रात और आज सुबह दिख रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट सीवियर लेवल पे पहुंच गया है, कहीं कहीं तो वो सीवियर भी क्रॉस कर चुका है। हालांकि दिवाली से पहले भी दिल्ली की हवा का हाल बहुत अच्छा नहीं था। दिवाली से पहले आनंद विहार में AQI 400 के आंकड़े को पार कर गया था और दिवाली के बाद भी आनंद विहार में AQI 396 पर बना रहा, जबकि पूसा रोड इलाके में जो AQI दिवाली से पहले 311 था, वो दिवाली के बाद 28% बढ़कर 398 तक पहुंच गया।
लेकिन एयर पॉल्यूशन के इन आंकड़ों और तस्वीरों के बावजूद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण पर अपनी पीठ थपथपाई तो बीजेपी ने दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दिवाली के अगले दिन तो 400 जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज AQI नियंत्रित है। आप दिवाली की पॉलिटिक्स करते रहे, पटाखों की पॉलिटिक्स करते रहे, पॉल्यूशन तो 400 जो है वो दिवाली से पहले भी था और 400 के बाद आज भी है। वहीं दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज से सामने आई इन तस्वीरों के बाद यमुना स्वच्छता के दावों पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। 3 दिन बाद छठ पर्व का त्योहार शुरू होगा, तब यमुना के इसी दूषित जल में लोग मजबूरन इसी आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखेंगे। और अब जनहित में आपको बेजुबानों का दर्द दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद जंगल में उन्हें दफना दिया गया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। जिस जगह ये तीनों हाथी दफनाए गए वहां करीब 15 हाथी पहुंच गए। बहुत ही इमोशनल दृश्य था। इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि अपनों के जाने का दर्द हर बिरादरी में एक जैसा होता है। ये हाथी अपने 3 साथियों के लिए यहाँ आए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका शव जमीन के इस टुकड़े के नीचे है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों के 3 साथियों की करंट लगने से मौत हो गई। जंगल के बीचों बीच बिजली के तार से उनका पैर टकराया, जिसके बाद वो 3 हाथी मदद की भीख मांगते मांगते दुनिया से महरूम हो गए। मौत के बाद जब वन विभाग ने तीनों हाथियों के शव को रायगढ़ के चुहकी मार नर्सरी में दफनाया, उस दिन कोई हाथी वहां नहीं आया। लेकिन जब आसपास के लोग दिवाली की खुशियां मनाने के लिए अपने घरों में थे, तब शोक मनाने के लिए ये हाथी जंगल में पहुंचे। ड्रोन कैमरे में 15 हाथियों का परिवार एक साथ दिख रहा है। दावा है कि जंगल के बीचों बीच हाथियों के आंसू भी निकले और उन्होंने अपनी भाषा में आवाज निकालते हुए विलाप भी किया। इंसानों की तरह हाथियों की ये शोक सभा उनकी संवेदनशीलता को तो दिखा ही रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इंसानों की वजह से जब भी हाथियों की मौत होती है तब वो और भी ज्यादा आक्रामक होते हैं। अगर कोई ऐसी दुर्घटना में, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो या करंट हो, तो उसमें कभी कभी हाथी जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं और वो उस जगह पर, खास तौर से जहां उसकी मृत्यु हुई हो, उन जगहों पर कई बार जो है वो आदमी पर भी हमलावर होते हैं, देखा गया है। चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हुई हो या फिर करंट से हो या फिर रोड एक्सीडेंट में हो। अब डर ये है कि अपने साथियों की मौत का मातम मनाने वाले ये हाथी अगर बदला लेने निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जंगल के अंदर हाथियों का तांडव हो जाएगा। हाथियों से जुड़ी एक और खबर है जो चिंताजनक होती जा रही है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। ये 13 हाथियों का झुंड था और पिछले 3 दिन में 10 हाथी अपनी जान गंवा चुके हैं। बचे 3 हाथियों की हालत भी खराब बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल से 5 किलोमीटर के एरिया में छानबीन की जा रही है। इलाके से धान, कोदो और पानी के नमूने लेकर जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए हैं। 7 खेतों और 7 घरों की तलाशी ली गई है, जबकि 5 संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। हाथियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। वहीं WCCB यानी कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने भी एक समिति बनाई है जो मामले की पड़ताल कर रही है। और अब जनहित में आपकी सबसे बड़ी जरूरत की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट बैंक का नाम सुना है? आपने सुना होगा। क्या आपने yahoo.com का नाम सुना है? इसे भी शायद आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने Yandex का नाम नहीं सुना होगा। DuckDuckGo.com का नाम तो आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल ये गूगल के बाद दुनिया के टॉप 5 सर्च इंजन्स में आते हैं। यानी जैसे आप अपने सवालों का जवाब गूगल पर सर्च करते हैं, ऐसे ही आप इन सर्च इंजन्स पर भी कर सकते हैं। लेकिन हम यकीन के साथ बोल रहे हैं कि आज तक आपने कभी इन सर्च इंजन्स का इस्तेमाल किया भी नहीं होगा, क्योंकि गूगल के आगे ये कंपनियां कहीं नहीं टिकती हैं। यहां तक कि नए मोबाइल फोन्स पर भी गूगल क्रोम पहले से मौजूद होता है।
यूट्यूब भी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ही चलाती है। आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल बाजार में गूगल की दादागिरी चलती है। हालांकि उस पर लोगों के डेटा के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, गलत तरीके से बिजनेस करने के आरोप लगे, यहां तक आरोप लगे कि कभी कभी जो आप सर्च करते हैं उसका जवाब भी गूगल अपने फायदे के हिसाब से आपको दिखाता है। इतने आरोप लगने के बाद भी गूगल का हर दिन बढ़ता जा रहा प्रभाव, क्योंकि उसके पास बाकी कंपनियों के मुकाबले अथाह पैसा है। लेकिन हाल ही में रूस ने गूगल पर इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया है कि उसे चुकाने के लिए गूगल तो क्या, पूरी दुनिया को गिरवी रखना पड़ सकता है। दरअसल यह जुर्माना रूस की एक अदालत ने गूगल के अधिकारों वाले यूट्यूब पर लगाया है। 2020 में जंग की शुरुआत के दौरान यूट्यूब ने रूस की तरफदारी करने वाले 17 चैनलों को बंद कर दिया था। चैनल के मालिकों की अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक बैन नहीं हटता तब तक गूगल उन चैनलों को हर दिन करीब 86,000 रुपए का जुर्माना देगा, और अगर 9 महीने में बैन नहीं हटता है तो जुर्माना डबल हो जाएगा। अब 4 सालों में वो जुर्माना इतना ज्यादा हो गया है कि उसे चुकाने के लिए दूसरे ब्रह्मांड से पैसा मंगाना पड़ेगा। गूगल पर $20 डिजिलियन का जुर्माना लगा है। इस रकम को बताने के लिए आपको 25 के आगे 34 बार आप लिखते जाए, 34 0 लगाने होंगे। जुर्माने की जितनी रकम है उतना पैसा इस दुनिया में नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया की कुल जीडीपी $100 ट्रिलियन के आसपास है। दावा है कि जुर्माना दुनिया की जीडीपी से 620 गुना ज्यादा है, यानी इस रकम को चुकाना नामुमकिन है। जनहित में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हो गया है। यह दुखद खबर निकलकर सामने आई है। गौतम सिंघानिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल के निधन की खबर सामने आई है। इस बारे में जानकारी गौतम सिंघानिया की ओर से बाकायदा ट्वीट करके दी गई है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ट्वीट कर गौतम सिंघानिया ने इस बाबत जानकारी दी है। जाने माने फैशन डिजाइनर जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, रोहित बल का आज निधन हो गया। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल के निधन की यह खबर निकलकर सामने आई है। 63 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। काफी दिनों से, लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। डॉक्टर्स लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। बीच में थोड़ा सुधार भी हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और आज जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल अब इस दुनिया में नहीं रहे। फैशन की दुनिया का बड़ा नाम, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी के साथ जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।